अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आज से शुरू हो रहा है प्ले फील्ड में क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला, यानी वर्ल्ड कप T20 की स्पेशल ट्रांसमिशन। रोजाना की बुनियाद पर हर मैच का होगा पोस्टमार्टम, हर मैच के बारे में बात करेंगे, कौन होगा इन, कौन होगा आउट, तमाम तर चीज़ों पर बात होगी। आज से सुपर 12 का मुकाबला शुरू है और पहला मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ। साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रहा है और बुरे हालात में बैटिंग कर रही है साउथ अफ्रीका की टीम, और ये वही साउथ अफ्रीकन टीम है जिसने हालिया प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तान टीम को हराया। और पाकिस्तान टीम इस वक्त चंद जो 3 और 4 टीम्स हैं फेवरेट, उनमें से करार दी जा रही है वर्ल्ड कप T20 की। टीम कैसी है, टीम बैलेंस है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। आने वाले मैच जो कि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का है, उस पर भी बात करेंगे। और कल होने वाला सबसे बड़ा टाकरा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इस टाकरे का इंतजार पूरी दुनिया में क्रिकेट शायकीन को और पाकिस्तानी शायकीन के साथ साथ भारतीय शायकीन को भी है यकीनी तौर पर, चूंकि ये इतना बड़ा मैच, इतना बड़ा इवेंट है। और जब से चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान मैच जीता है भारत से, तो एक उम्मीद सी पैदा हो गई कि अब आईसीसी के इवेंट में वो बात खत्म हो जाएगी कि पाकिस्तान कभी वर्ल्ड कप में मैच नहीं जीता। हम भी दुआ गो हैं कि कल का मैच बड़ा शानदार हो। पर टीम एनालिसिस करेंगे, दोनों टीम का कंपैरिजन करेंगे। तस्नीम समर ने हमें ज्वाइन किया न्यूजीलैंड से, क्रिकेट कमेंटेटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच तस्नीम फॉर ज्वाइनिंग अस। और मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियोज में काशिफ मजीद, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, क्रिकेट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं, क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं और क्रिटिक भी हैं। कैसे हैं काशिफ? अल्लाह का शुक्र अस्सलाम जी। आप पहले मेरा ख्याल है आपसे शुरू करूं, फिर मैं ज़रा तस्नीम के पास बहुत सारे सवालों के साथ जाता हूं। काशिफ, आज के मैच से ज़रा शुरू करें। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मैच से 86 पे 6 आउट हो गए। अजीब सी बात है, अभी चल रहा है मैच, ये वही टीम है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा जिसने पाकिस्तान को आखिरी ओवर में 20-22 रन मार के मैच जीता है प्रैक्टिस मैच में। देखिए, उस मैच का भी अगर तस्करा करें तो वो 1.5-2 प्लेयर हैं जो उनकी तरफ से बैटिंग करते हुए नजर आए। बॉलिंग ने अगेन 180 ऑड रन कंसीड कर लिए थे। इसका मतलब है बॉलिंग आज भी उनकी कोई अच्छी नहीं चल रही थी, या उस मैच में भी अच्छी नहीं चली थी। जहाँ तक बैटिंग की बात है, डोजन का अगर हम जिक्र करें, सेंचुरी उनकी है, कोई एक आध प्लेयर की 30-35 रन, दैट्स इट। ये टोटल साउथ अफ्रीका की टीम है जिस वक्त में खेलती हुई नजर आ रही है। इंपॉर्टेंट मुझे लगता है साउथ अफ्रीका के लिए ये है कि थोड़ा सा ये जो पिछले कुछ अरसे में उनकी मैनेजमेंट रही, जिसने बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को स्ट्रिक्ट रखा, एनओसी नहीं दिया कि वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल सके। आखिरकार प्लेयर्स कोलपैक डील लेकर जो है वो चले गए, मुख्तलिफ दुनिया में खेले। और अगर मैं इस वक्त PSL का जिक्र करूँ या किसी भी फ्रेंचाइज क्रिकेटर का जिक्र करूँ, तो हर टीम में 2 साउथ अफ्रीकन बैट्समैन या बॉलर आपको नजर आते हैं, चाहे वो इमरान ताहिर हो, चाहे वो खबीर रूजो हो, या फिर और कोई भी प्लेयर हो, कैमरन डेलपोर्ट का जिक्र कर लें। ये प्लेयर परफॉर्म कर रहे फ्रेंचाइज क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के लिए इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि कोलपैक डीन सब ने साइन कर ली थी टाइम से, वो साउथ अफ्रीका के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिस्ट से निकल गए थे। आज उसका खमियाजा जो है वो पूरी साउथ अफ्रीकन टीम को भुगतना पड़ा है। सो आई गेस ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, इसने शायद सबसे ज्यादा अगर किसी को मुतासिर किया है तो वो साउथ अफ्रीकन टीम है। अच्छा तस्नीम, गॉट द पॉइंट, डू यू एग्री विद काशिफ? Mostly I agree with Kashif. I think कि 2 चीजें निकली हैं जो काफी जरूरी हैं। एक तो franchise cricket has been a massive impact on the South African side, absolutely. लेकिन हमें एक बात ये भी याद रखनी चाहिए कि तबरेज़ शम्सी जैसा बॉलर आज काफी डेवलप हुआ है, और वो भी डेवलप फ्रेंचाइज क्रिकेट वजह से ही हुआ है। So you know it gives and it takes to all of our teams. So I think the Kolpak issue has been a huge one for them. But absolutely I agree with this point that there's a couple of key players, Aiden Markram, Rassie van der Dussen and Quinton de Kock, who if South Africa hope to put a decent target on the board, it's going to have to come from one of those players. I have a question there. Is Quinton de Kock is in form? Because I think so. He's out of form for a long time. I think the statistics agree with you. I think that the statistics on his batting performance as a captain are really different than the story of himself just as a batsman. So I think that this is something that the South African side are struggling with. They're juggling around with who's captaining in limited overs cricket, who's captaining in T20 cricket, who's in Test cricket. So I think that this might be a case where the captaincy shouldn't rest with Quinton de Kock if he wants to be able to perform as he'd like to. He's had a couple of good scores this year. When that captaincy is taken away from him, I think a lot of the pressure falls off. लेकिन ऐसी कोई टीम नहीं है दुनिया में, maybe with the exception of Australia with Steve Smith, that can put a target on the board, a competitive target with just one batsman, and that is going to be something that South Africa does struggle from or will struggle with this competition. अच्छा, अग्री करते हैं काशिफ इस बात से। स्टीव स्मिथ का तो खैर लेवल ही एक अलग है, लेकिन एक चीज़ है, क्विंटन डी कॉक बहुत लंबे अरसे से ना
जब से कैप्टनसी ली है मुझे लगता है कि एक दबाव में इसकी सिचुएशन है। अच्छा, फिर हम जब देखते हैं कि फफ डू प्लेसेस जैसे बड़े प्लेयर्स बाहर निकल रहे होते हैं टीम से, तो अक्सर जो बड़ी टीम्स हैं जैसे साउथ अफ्रीका का एक हिस्सा बड़ा रहा है क्रिकेट में और बड़े ज़बरदस्त, जब वो जाते थे तो एक से एक प्लेयर कोई ना कोई पीछे आता था, लेकिन फफ डू प्लेसेस की रिप्लेसमेंट उस मिडल ऑर्डर में अभी तक मुझे तो नहीं दिखाई दी। ये When it comes to the middle order, फफ डू प्लेसी अगर गए हैं तो उससे पहले जो उनके डोमेस्टिक क्रिकेट का परफॉर्मर है वो उनसे पहले जो है वो साउथ अफ्रीका के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट है उससे निकल चुका है। सो होता ये था नॉर्मली कि एक प्लेयर के पीछे एक प्लेयर तब तक बैठा रहता था जब तक उसको अपनी बारी का इंतजार होता था इंटरनेशनल क्रिकेट में उतरने के लिए। अब अपनी बारी का इंतजार किसी को भी नहीं है। पाकिस्तान का मैं अगर देखूँ तो पाकिस्तान के वो प्लेयर्स के जिन्होंने पाकिस्तान के लिए नहीं भी खेला वो इस वक्त अमरीका में जाके खेल रहे हैं, 3 साल बाद वो उनकी टीम का हिस्सा बन जाएंगे। भारत का अंडर 19 कप्तान इस वक्त अमरीका में मौजूद है, उसने भी 3 साल बाद वो अमेरिका को ज्वाइन कर लेना, उसकी नेशनल साइड का हिस्सा बन जाना। साउथ अफ्रीका के साथ सबसे पहले ये हो गया बिकॉज उस क्रिकेट बोर्ड का जिक्र करें बहुत ही ज्यादा वो सख्त रहा। मुझे याद है गैरी गिस्टन जब उनको संभाला तो उनको जबरदस्ती 1 महीने की छुट्टी पे जनाब इधर उधर भेजा कि जाओ यार कोई छोटी छोटी करके आओ, कोई सैर सूर करके आओ, कोई जहनी तौर पर खुलो। सो इस क्रिकेट को और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट जो है वो चल रही थी, अनफॉर्चुनेटली वो कोलैप्स कर गया। अनफॉर्चुनेटली प्लेयर्स को जो है जिनकी लिमिटेड सी लाइफ है 10 से 12 साल भी बहुत अच्छा खेले तो वो सर्वाइव करते हैं, तो उन्होंने इसी 10-12 साल में पिछले 20 साल का भी और अगले 20 साल का भी कमाना होता है। सो वो इन्होंने उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को सारी दौड़ से निकल के अपने आप को फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए वक्फ कर दिया। तो इसलिए आज उनके बेंच पे हमें कोई प्लेयर भी नजर नहीं आता बिकॉज उनके जो बेंच के प्लेयर हैं वो हमें मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेज में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। रायली रोजो अभी वापस गए को सोन की ऑरेंज टीम के लिए, कैमरन डेलपॉट पाकिस्तान में PSL में हर जगह परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान ताहिर अवेलेबल थे, उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। फफ डू प्लेसी अवेलेबल थे, उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। तो जहां पे प्लेयर्स का इशू है वहां पे शायद मैनेजमेंट का इशू है। मोस्ट प्रोबेबली अब जाके साउथ अफ्रीका स्टेबल होगा विद ग्राहम स्मिथ इज देयर, मार्क बाउचर इज देयर, कैलिस को कह रहे हैं कोई एक आध अच्छा रोल जो है वो दे दिया जाए। सो शायद अब जाके एक प्लेयर वाली अप्रोच जो है वो बोर्ड में भी नजर आ रही है। तस्लीम, व्हाट अबाउट इमरान ताहिर, एक्सक्लूजन ऑफ इमरान ताहिर फ्रॉम साउथ अफ्रीकन टीम, इजंट दैट अ डैमेज फॉर साउथ अफ्रीकन टीम? I think the South African side have very much drawn the line in the sand and said that they want to focus on the future. Or I think that's the evidence is there with not picking players like Faf du Plessis as well. And some of this idea of bench strength is absolutely a big component of this. I think Rassie van der Dussen maybe had his debut for the South African side when he was 28, 29 years old. So things have absolutely changed. South Africa has historically had a funnel system where private schools lead to professional cricket, where life in South Africa is rapidly changing and there is a lot of political instability. That system doesn't feed in so well anymore, and we can all understand why. Simultaneously, South Africa is having some very serious reckoning within its cricket at the moment. They're looking at questions of historical racism. They're addressing people who are maybe a part of the who are part of that. So they've got a lot going on all at once, and they're trying to make up for the loss of a lot of great players in like Ashraf said, a short space of time. I think while South Africa have the absolute ability to beat anybody on their day, as that practice match indicated, although maybe, the toss sometimes helps in circumstances like that, they can beat anybody. I just don't think that we're really going to discuss them being potential trophy holders. That's all. काशिफ, अब जरा बात करें ऑस्ट्रेलिया की। कैसे देख रहे हैं ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड को? मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऑस्ट्रेलिया से कि पहली मैच में इतनी शानदार परफॉर्मेंस के साथ 99 रन हुए सर। 18 ओवरों में 8 खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के आउट कर चुके हैं। अच्छा, साउथ अफ्रीका की बात चल रही थी, अभी मेरा कल के मैच पे जरा यार नमीबिया से डेविड वीजे खेल रहे हैं और हॉलैंड से रॉल्फ वैन डर मर्व खेल रहे हैं। ये साउथ अफ्रीका के हुआ करते थे। सो इस अंदाज से अंदाजा लगाएं कि उनके प्लेयर कहाँ इस वक्त मौजूद हैं। बड़ा शानदार डेविड वीजे तो सारों ने देखा है कि हर जगह। अच्छा चलें, ये एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक जी। साउथ अफ्रीका पे तो बहुत ज़्यादा बात हो गई, अब आने वाले मैचेस पे भी कर लेते हैं। वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड के साथ टकराएगी और इस वक्त जो दूसरी टीम है यानी ऑस्ट्रेलिया, उसके बारे में भी कुछ बात करते हैं। काशिफ, ऑस्ट्रेलिया पे कुछ बात हो रही थी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का अगर तस्करा करें, उनके दोनों ओपनर्स वार्नर फिंच दोनों फॉर्म में मौजूद नहीं है। बहुत ज़्यादा रिलाय करेंगे स्मिथ पे, क्योंकि जिन कंडीशंस में मैचेस हो रहे हैं ना, यहाँ 180 वाले विकेट आपको बड़े कम मिलेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम 160, 150, 170 ये ट्रैक्स हुआ करेंगे, और इसके लिए एक आइडियल कैंडिडेट होगा स्मिथ, जो कि लंबा खेल सके, सिंगल्स अच्छे कर सके और एक आउट बाउंड्री लगा सके। तो जो बैट्समैन जो कि लंबा खेलने वाला होगा, जो टाइम लेने वाला होगा, वो यहाँ पे परफॉर्म करेगा। बिकॉज 20 ओवर में आपको 1-2 ओवर होगा जो लगेगा, जिसमें 20 लग गए या 15 लग गया या 17 लग गए, इस तरह के रन जो है वो एक आध ओवर में लगेंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज्यादा रिलाय करें। और अभी अगर उसका अगर बैटिंग लाइनअप भी देखें तो ऊपर के दोनों बैट्समैन मारने वाले फिंच और वार्नर, 3 पे मोस्ट प्रोबेबली मिचेल मार्श लंबी स्ट्रोक्स खेलने वाला, 4 पे भी मैक्सवेल लंबे स्ट्रोक्स खेलने वाला। जब ये 4 कोलैप्स कर जाएंगे फिर स्मिथ को कहा जाएगा कि जाएं वो रोल अदा करें जो आप वनडे और टेस्ट क्रिकेट में करते रहते हैं, रन बॉल खेलें, आखिरी 2 ओवर में को 10-10, 15-15 के रन लग जाएंगे तो हम 150 पे चले जाएंगे, देन वे अपनी बॉलिंग से जो है वो रोकने की कोशिश करेंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया इस थिंकिंग के साथ मैच में उतरा है। और आज का अगर देखा जाए तो उनके जो स्पिनर्स हैं उनको भी एक शॉट जो है वो खिलाया गया। अब बहुत ज़्यादा सोचें अब ये होती हैं कि अगर हमने लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाना है तो उनके पास खब्बे बैट्समैन कितने हैं, हमने ऑफ स्पिनर खिलाना है तो उनके पास खब्बे बैट्समैन कितने हैं, हमने अगर लेफ्ट राइट आर्म लेग स्पिनर खिलाना है तो विद द स्पिन उसको मारने वाले उनके पास कितने बैट्समैन है। अब T20 क्रिकेट जो है, और खासतौर पर इस वर्ल्ड कप की बात करूं, ये 2 बड़े ओवर होंगे, 3 बड़े ओवर होंगे, दैट्स इट, टोटली इस पे जो है वो चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक टीम ने 220 किया और दूसरी चेस करने पहुंच गई। 150 से ऊपर एक कंपैटिटिव स्कोर शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, सो तस्नीम, हाउ डू यू सी ऑस्ट्रेलिया? Yeah, I think it's a bit boring when people agree. Lekin jo Kashif ne baat ki, I think it's a really fair assessment. It is a different World Cup because of these pitches, because everything's been played on. It's the UAE anyway, or abhi IPL yahi hua hai. So those big hitters, the Dre Russes, the Pollards, it's not really going to be the World Cup for them. I completely agree with this assessment. Normally, I would not be in favor of playing Steve Smith as a T20 batsman. It's his weakest format by far, but players like him and potentially Mitchell Marsh as well, who's able to do both things quite fluently, are probably going to be the batsmen that they rely on. Warner's out of form, Finch is out of form. Finch is, susceptible to googlies anyway, and I think every team in the world knows that this is the place that they should probably be bowling spinners up front. So I think it's going to be a really tough T20 World Cup for Australia. It's important to remember that they are ranked number 7th in the rankings. I think they are maybe 3 points above Afghanistan and 5 points above the West Indies. So effectively, they're a really low-ranked team in this format. And while they still might be better than some of the other within the 12, I don't expect them to do particularly well necessarily. And why Glenn Maxwell is in the team? Because he's helpful with bowling and batting as well? Because he's getting aged now? Glenn Maxwell is a very competent all-rounder, and he does play spin with significant aggression, and he's had a lot of success at the IPL, more so than for Australia. I think that's probably what's helping Maxwell into the team. He's a very potent addition to any side. It's just that I think he's probably not seen that success internationally that he would have expected and would have wanted. But I think this is a World Cup that has snuck up on everybody in some way or another. All of our teams are lacking to some extent, maybe with the exception of the Indian side, which probably all sides considered is the strongest and most well-balanced, I would say. But I think everybody's suffering from the same problem. It's a World Cup that they all expected to be either in Australia or in India. They found themselves in the UAE on used pitches, and everyone's going to have the best of it now. That's मेरा ख्याल बड़ा रियलिस्टिक बात है। और काशिफ, अब जरा बात करें, मेरा ख्याल है वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के जो अगला मैच है, अच्छा दोनों टीमें प्रैक्टिस मैच आ रही हुई है, एक इंडिया से आ रही है, एक पाकिस्तान से आ रही है। मुझे बताएं, वेस्ट इंडीज़ बड़ी मशहूर है, आपको पता है कि उनके जो लॉन्ग बाउंड्री हिटर्स हैं, जैसे पोलार्ड है, दीगर प्लेयर हैं, क्रिस गेल हैं, लेकिन क्रिस गेल अब जाहिर है वो फॉर्म नहीं रही। क्रिस गेल ने जो अपनी ज़िंदगी में अचीव करना था वो काफ़ी कुछ कर चुके हैं, लेकिन स्टिल टीम का हिस्सा है।
कैसे कंपैरेटिवली दोनों को देख रहे हैं? देखिए, वेस्ट इंडीज़ की जब भी हम बात करते हैं ना, उनके मोमेंट्स को अगर पिछले 15 साल में डिफाइन करें T20 क्रिकेट में, तो आपको एक फास्ट बॉलर नजर आएगा जिसके खिलाफ वो बड़ी हिट लगा रहे हैं, चाहे वो कार्लस ब्रैथवेट हो, चाहे वो ब्रेटली वर्सेस क्रिस गेल हो, या मार्लन सैमुअल्स वर्सेस लासिथ मलिंगा हो। हमें वो मोमेंट बड़े कम नजर आते हैं, इवन हाईलाइट्स में बड़े कम नजर आते हैं जहां पे उनका बैट्समैन जो है वो डाउन द विकेट आए और जनाब कदमों का इस्तेमाल और ऊंची शॉट और छक्का, वो वाले मोमेंट हमें नजर ही नहीं आते। सो कैटेगोरिकली जो वेस्ट इंडीज की अगर हम बात करते हैं, दे आर वेरी गुड अगेंस्ट द फास्ट बॉलिंग को वो एंजॉय करते हैं। ब्रेटली से सिलसिला स्टार्ट होता है, स्टार्क और ऑर्वर्ड चलता है। स्पिनर्स में हमेशा स्ट्रगल करते हैं। पिछले वर्ल्ड कप की बात करें, फाइनल में जो रूट ने उसको आउट कर दिया क्रिस गेल को। उससे पहले श्रीलंका के खिलाफ जो है वो क्रिस गेल मुसलसल 6 ओवर फंसे रहे, आखिरकार मेंडिस ने गालिबन जानता मेंडिस उन्होंने आउट किया था। मुरली के खिलाफ कभी रन नहीं कर सके। इस वक्त भी जिस जगह पे मैच हो रहा है, इट वाज ऑलवेज अबाउट स्पिन। और पिछले 2 मैचेस में भी हमने देखा तो वेस्ट इंडीज अपने आप को अभी तक उनके जो बैट्समैन है वो यूज टू कर रहे हैं कि विकेट पे स्टे करें यार, 4 गेंदें बल्ले से लगे, बल्ले के सेंटर की आवाज है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बहाल हो। अभी तक उन्होंने 150 भी नहीं किया। 2 जो प्रैक्टिस मैचेस खेले उसमें बड़े मुश्किल से 120-25 तक पहुंचे, इसलिए क्योंकि उनके अगेंस्ट सबको पता है कि स्पिनर्स पे फंसते हैं और स्पिनर्स ही उनके अगेंस्ट जो मैदान में उतारे जाएंगे। सो आई थिंक ये वो जगह नहीं है कि जहाँ पे वेस्ट इंडीज बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्म कर सके। बट यू नेवर नो, किसी दिन में भी आंद्रे रस के बल्ले की बात करें या गेल के बल्ले की बात करें और वो चल जाए तो तने तनहा मैच को जीत जाए। और यही शायद डर भी है मुख्तलिफ टीम्स को कि यार उनका एक बंदा खड़ा हो गया 4 ओवर के लिए, पूरा मैच लपेट के साइड पे रख देगा। सो ये वो डर है कि जो वेस्ट इंडीज को चला रहा है। बट रियलिस्टिकली या स्टैटिस्टिकली शायद इन पिचेस के लिए वो इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। डू यू एग्री, रियलिस्टिकली और स्टैटिस्टिकली वेस्ट इंडियंस आर नॉट गुड अगेंस्ट स्पिन? I think statistically it's hard to disagree with this. That pace on the ball has been a huge component for all of the batsmen that Kashif just named. और ऊपर से उनकी bowling भी थोड़ी सी lacking है, थोड़ी सी शायद ज़्यादा. They haven't had a very potent fast bowler in a while. They've got a couple of young guys who are taking maybe a little bit longer than the West Indies would like to get where they need to be. Sunil Narine always has the risk of being called for his action during a tournament, and I think this is the risk that's really played on the West Indies' mind as well. So I think their bowling is lacking as well. It's not just in the batting department. They have been called one of the favorites by a lot of commentators, a lot of journalists, a lot of analysts all over. I think that's probably the fact that they're the only team to have lifted the trophy twice. That's feeding into that. But a lot has changed in T20 cricket in the 5 years since the West Indies, 5 years since the West Indies won their last trophy. A lot has changed. The game has changed. That's when Pakistan had their rise in T20 cricket. That's when more of the world got their own league tournament so that they could improve their T20 game. And it's also when we brought in the use of spinners commonly at the start of an innings. And I think a lot of these things have made a massive difference to T20 cricket world over, but absolutely to the success of some of the West Indian players who are all world class. But, you know, every dog has its day and every dog has its circumstances. I just don't think that these are the West Indies. Very true. काशिफ, ये बताएं इंग्लैंड को कैसा रेट कर रहे हैं? देखिए, इंग्लैंड की अगर बात करें, इंग्लैंड ने सबसे अच्छा ये किया कि पहले तो अपने प्लेयर्स को अलाउ किया कि वो डिफरेंट फ्रेंचाइज क्रिकेट जाके खेलें। सबसे प्राइमरली वो आईपीएल में उतरे और फिर पीएसएल में भी आए, फिर इधर उधर जो है वो घूमते फिरते नजर आए। वरना वो भी बड़े सेंट्रिक किस्म के थे कि अपनी जनाब काउंटी क्रिकेट खेलनी, अपना विटैलिटी ब्लास्ट जिनका होता है वो खेलें, दैट्स इट। बट जब से वो बाहर निकले हैं और 2015 के बाद से जब से उनका फोकस वाइड बॉल क्रिकेट पे हुआ है, खासतौर पर स्ट्रॉस के आने के बाद उनके बोर्ड में, आई थिंक देयर अ साइड के जिसको एक्सेप्शनली वेल रेट किया जाता है वाइड बॉल क्रिकेट। मैं चाहूंगा इस पे जरा रुक जाते हैं, वो मैं इसलिए भी क्योंकि एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक से वापस आऊंगा तो जरा कुछ चीज़ें हैं जिस पर बात करेंगे कि बेन स्टोक हैं, बेन स्टोक पे बहुत डिपेंडेंसी रही इंग्लैंड की, अभी भी है, लेकिन अगर वो नहीं होते तो क्या होता है इंग्लैंड की टीम के साथ। और फिर जो इस वक्त इंग्लिश टीम में जॉय रूट की मैं बात करूंगा, वो भी T20 के प्लेयर उस तरह रेट नहीं होते, पर वो अच्छा प्लेयर है, वो स्कोर कर लेता है। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं।
ले जी, 119 का टारगेट दिया है साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को। कोई बड़ा टारगेट नहीं है, इस पे हम पहले से बात कर चुके हैं। मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए इजी होगा, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगले मैच पर हम जरा बात कर रहे थे, जो वेस्ट इंडीज की पोस्टमार्टम कर दी तस्नीम ने भी और काशिफ ने भी, और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो लॉजिकल चीज़ें थी वो हमें भी समझ आई। अब जरा इंग्लैंड की एक चीज़ तो काशिफ से मैंने पूछी थी, मैं चाहूँगा कि ज़रा जल्दी से तस्नीम से भी इंग्लैंड को रेट करवा लें, उसके बाद हम पाकिस्तान और इंडिया के मैच पर बात करें। तस्नीम, हाउ डू यू रेट इंग्लिश टीम? इंग्लैंड की टीम ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो किया है जो ऑस्ट्रेलिया की 1990s अर्ली 2000s की टीम ने किया था. They changed the game totally. They have pushed the dial forward and the rest of us are playing catch up. लेकिन again in these conditions, in these pitches, England has some serious limitations. So all of that batting strength that we saw at the ODI World Cup, that we've seen in various bilateral T20 series and the PSL and everywhere, that strength somewhat diminishes on spinning tracks and against spinners. Liam Livingstone is exceptional, has one of the best averages against pace, but not so much against spin. So I do think that England will have to watch themselves very carefully. They will have to make very intelligent decisions. They've got an out of form batsman in the captain, and I think that that's probably a concern for the England camp going in. There's question marks around David Milan. They're interesting question marks because I guess anyone who is aware of Milan and his history of domestic cricket in England is probably very well aware that he as well prefers a little bit of pace on the ball. But I think these are questions that are now coming up when you see losses in practice games. True. अब जरा बात करें तस्नीम, अब जरा बात करने चुके वक्त की कमी है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बिग डे टुमारो। और पहले मैं जरा आप ही का इस पे कमेंट ले लेता हूँ। सो तस्नीम, Pakistan versus India. It's a big game. It's a very big game. I think it's one of the biggest games in sport, full stop. It's not just about cricket. There's automatically a huge audience and there's so much interest because we never get to play. We don't play bilateral series, so this makes it huge. I think it's going to be a difficult one for Pakistan. At least, first game, going straight into it. So much pressure, not having had time to get your team balance right and play out with anything if you want to. I think it's going to be a tough one, but I think that if Pakistan and India both make it to a final, I think that'll go Pakistan final for sure. चैंपियंस ट्रॉफी याद आ जाएगी पूरी दुनिया को। काशिफ, मुझे ये बताएं कैसे रेट कर रहे हैं दोनों टीमों का, जरा थोड़ा सा कंपैरिजन, चूंकि वक्त की कमी है मैं चाहूँगा इसमें हम ज़्यादा बात कर लें। देखिए, अभी हम जैसे ऑफर भी बात करते हैं, इंडिया की टीम की जब हम बैटिंग की बात करते हैं ना, तो हमें 2-3 बड़े नाम ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन हमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर भी नज़र आते हैं जो सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस की वजह से इस टीम में मौजूद है, परफॉर्म कर रहे हैं। मैं ऋषभ पंत का बहुत बड़ा फ़ैन ना भी हूं, तो उन्होंने परफॉर्म इतना अच्छा कर दिया ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज का जो 5वां मैच है पूरा जितवा दिया, पूरी सीरीज जितवा दी, कि आपको मानना पड़ता है कि ही हैज़ गॉट सीरियस टैलेंट। लेकिन जब वो अपने स्टांस में खड़ा होता है, बैक एंड क्रॉस की बजाय उसकी पिछली टांग जो है, जो बेस होती है, वो और पीछे चली जाती है, उसके बावजूद स्कोर करता है, तो आपको मानना पड़ता है कि इस IPL की क्रिकेट ने उनको इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि उनके आड़े तिरछे प्लेयर भी अब सारे ठीक हो चुके हैं। वो अपने उस कॉन्फिडेंस के साथ ही खेलते हुए में नजर आ रहे हैं, और वो उस कॉन्फिडेंस को कैरी कर। देखिए, फ्रेंचाइज क्रिकेट ने, इवन पाकिस्तान ने अभी 6 सीजन के बाद हैदर अली जैसे 19-20 साल के प्लेयर जो है, उनको इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि वो वर्ल्ड बेस्ट को आराम से मारते हुए नजर आ रहे हैं। IPL ने 14 से 15 सीजन, मुझे नहीं एग्जैक्टली याद कितने सीजन जो है गुजारे, इन 14-15 सीजन्स में उन्होंने उन प्लेयर्स के साथ डग आउट शेयर किया, ड्रेसिंग रूम शेयर किया, ग्राउंड शेयर किया, नेट शेयर किए, एक डेढ़ महीना उनके साथ जो है वो मौजूद रहे। सो क्रिकेट को थ्योरेटिकली वो इतना अच्छा समझ चुके हैं और क्रिकेट को वो जहनी तौर पर इतने ज्यादा रिलैक्स हो चुके हैं खेल के। और मुझे बड़ी अच्छी लगी काशिफ ये एनालिसिस जो आपने किया। मेरा ख्याल है हम भी अगले आने वाली PSL के सीजन्स के बाद जो ये आपका एनालिसिस बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन सर, जहां पर एक तरफ क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला जारी है, बड़े मुकाबले हो रहे हैं, वहीं पे दूसरी जानिब कुछ और लोग जोर लगा रहे हैं दागों का चैंपियन बनने के लिए। कौन लोग हैं, आइए देखते हैं आज का दागों का चैंपियन कौन है। Catch. It's an area actually all tournament. Fielding has been a little bit sloppy. With a good 104 kilograms. Skin folds of 140. ये तो थे दागों के चैंपियन। बिल्कुल लास्ट में काशिफ, जल्दी से इंडिया पाकिस्तान में से किसको कल देख रहे हैं जीतता? दोनों को देख रहे हैं, जीतेगा पाकिस्तान। वाह। तस्नीम,
जीतेगा इंडिया। I'm so sorry guys. इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। आप देखिएगा, कल हम जीतेंगे भी और पूरी दुनिया को दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया तस्नीम समम हमारे साथ मौजूद थी, न्यूजीलैंड से क्रिकेट कमेंटेटर काशिफ मजीद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे। कल फिर इंशाल्लाह 4 बजे आपसे मुलाकात होगी। बड़ा मुकाबला है, बड़ा दिन है, कल फिर होगी इस पे बात।